हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हर्ष वर्मा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे सेशन 5 के पंच में। इस सेशन 5 के पंच में और ऐसे आने वाले हर एक सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे क्वेश्चंस जो किसी ना किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पहले पूछे जा चुके हैं। मकसद होगा आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाना और आपकी इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और बढ़ाते हैं अपना पहला कदम आपकी इंग्लिश को बेहतर बनाने की तरफ। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है जो बेस्ड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में हम सभी अच्छे से जानते हैं, जिसका मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सब पे शक करता है, सब पे डाउट करता है, तो उसे एक शब्द में कहते हैं स्केप्टिकल, जिसे आप कहते हैं संदेहवादी। एक ऐसा व्यक्ति जो सबकी भलाई करता हो, मदद करता हो, तो उसे एक शब्द में कहते हैं एल्ट्रुइस्ट, परोपकारी। वैसे ही आपको बताना है कि इसके लिए वो एक शब्द में इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका मीनिंग इसके मीनिंग से मैच करता हो। लिखा हुआ है अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ, जिसको हिंदी में कहते हैं फॉल्स माने गलत, आइडिया माने विचार, बिलीफ माने विश्वास। गलत धारणा, गलत विचार या गलत विश्वास। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम किसी चीज को आज तक सही मानते हुए आ रहे हैं या किसी चीज को हम सही मानते थे लेकिन वास्तविकता में वो गलत है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस चीज को हम सही मानते थे इस पर हमारा जो विश्वास था वो वास्तविकता में गलत था। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आपसे कहे कि बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो यह अशुभ होता है, इसको हम मानते हैं, लेकिन वास्तविकता में किसी भी बिल्ली का रास्ता काटना शुभ या अशुभ नहीं होता। एक साधारण सी बात होती है, जैसे कोई जानवर आपका रास्ता काट जाता है, कोई व्यक्ति आपका रास्ता जब काट जाता है, जैसे इतना ही साधारण होता है किसी बिल्ली का भी रास्ता काटना। तो ये वास्तविकता में कोई अशुभ चीज नहीं है बल्कि एक अंधविश्वास है। जैसे अगर मैं कहूं कि कुछ लोग, कुछ कल्चर्स में नंबर 13 को गलत माना जाता है, अशुभ माना जाता है और वो इसका इस्तेमाल कहीं नहीं करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि कोई भी नंबर शुभ या अशुभ नहीं होता, या कोई भी नंबर आपके लिए खतरा या गलत नहीं होता है, बल्कि हमारे कर्म या मेहनत अच्छे और बुरे होते हैं। तो ऐसे ही आपको बताना है कि इन चारों में से वो कौन सा वर्ड है जो इस मीनिंग को बताता है। पहला वर्ड आपके सामने है रेटिसेंस, जिसका मतलब है रिजर्व और साइलेंस। इसका मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जो चुप चुप रहता है, बोलने में संकोच करता है या बहुत ही कम बोलता है। तो कम बोलना, बोलने में संकोच करना, इसका मतलब होता है रेटिसेंस। और ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत कम बोलता हो, उस व्यक्ति के लिए आप बोलते हैं रेटिसेंट। तो रेटिसेंस इसके मीनिंग से मैच नहीं करता है, इसीलिए यह गलत जवाब होगा। अगला वर्ड है एट्रोफी। एट्रोफी का मतलब होता है डेटोरिएशन एंड डिके। इसका मतलब होता है किसी भी चीज का वक्त के साथ कमजोर पड़ते चले जाना या किसी भी चीज का वक्त के साथ खराब होते हुए जाना। फॉर एग्जाम्पल, कि अगर आप पौधों को पानी डेली देते हैं और कुछ समय तक अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो समय के साथ धीरे धीरे कमजोर होते चले जाएंगे, खराब होते चले जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं और देता हूं, जैसे आपके पास एक गाड़ी है, उस गाड़ी का इस्तेमाल आपने बहुत समय से नहीं किया है, तो वक्त के साथ धीरे धीरे उस गाड़ी की बैटरी खराब होती चली जाएगी, उसका इंजन जाम होता चला जाएगा। ऐसे में वक्त के साथ वो गाड़ी खराब हो जाएगी। तो इसे ही कहते हैं एट्रोफी। एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं, कि अगर आप उठेंगे बैठेंगे नहीं, चलेंगे नहीं, भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपकी मसल्स धीरे धीरे कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगी, जिसे आप कहते हैं मसल एट्रोफी। तो वक्त के साथ चीजों का कमजोर होते चले जाना कहलाता है एट्रोफी। और इसका मीनिंग इसके मीनिंग से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, तो यह सही जवाब नहीं होगा। अगला वर्ड है फॉलिसी। फॉलिसी का मतलब होता है इल्यूजन या डिल्यूजन, यानी कि कोई भ्रम। और इसका मतलब होता है कोई गलत विचार या कोई गलत विश्वास या कोई गलत धारणा। और इस कारण से इसका मीनिंग इसके साथ मैच करता है और यह होता है हमारा सही जवाब। अब हमें चूंकि सही जवाब पता चल चुका है, तो एक आखिरी वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं जो यहां रह जाता है, और इस आखिरी वर्ड का मतलब है एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर या केओस। इसका मतलब यह होता है कि कोई भी चीज अव्यवस्थित है, बिखरी हुई है, या उस चीज में गड़बड़ हो रही है। अब अव्यवस्थित का मतलब क्या होता है? अव्यवस्थित का मतलब होता है कि कोई भी चीज बिखरी बिखरी है। पहले कोई चीज सिस्टमैटिक थी, अब वो सिस्टमैटिक नहीं है। पहले कोई चीज ऑर्डर में थी, अब वो ऑर्डर में नहीं है। पहले कोई चीज सीक्वेंस में रखी गई थी, अब वो सीक्वेंस में नहीं है। एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, अगर आप अपने घर की सफाई काफी दिनों तक नहीं करेंगे तो सारी चीजें बिखर जाएंगी। किताबें टेबल पे होनी चाहिए, सोफे पे मिलेंगी, पलंग पर मिलेंगी। कपड़े अलमारी में होना चाहिए, लेकिन वो सोफे पे नजर आएंगे। पूरा घर बिखरा बिखरा नजर आएगा, पूरे घर में कचरा हो जाएगा, और धीरे धीरे उसी चीज को आप बोलेंगे एंट्रोपी। एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं, जैसे किसी की बर्थडे पार्टी है, मेहमानों के आने से पहले कुर्सियां अपनी जगह पे लगी हुई हैं, बैलून्स लगे हुए हैं एंट्री गेट पर, छतों पर, और खाना मेज पर सजा हुआ है, लेकिन जैसे ही मेहमान आना शुरू होंगे एंट्रोपी शुरू हो जाएगी, मतलब अव्यवस्था शुरू हो जाएगी। कुर्सियां अपनी जगह पे नहीं मिलेंगी, कुर्सियां आपको गिरी हुई मिलेंगी, ग्लासेस आपको जमीन पे मिलेंगे, खाना बिखरा हुआ मिलेगा, खाना टेबल पे फैला हुआ मिलेगा, बच्चे सारे बैलून खींच रहे होंगे, फोड़ रहे होंगे, और चारों तरफ चीजें बिखर जाएंगी। इसी प्रोसेस को आप कहते हैं एंट्रोपी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे वर्ड भी समझ में आए होंगे और साथ ही साथ ये समझ में आया है कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इस वर्ड सिक्योर के लिए अपोजिट वर्ड, मतलब इस सिक्योर का आपको बताना है एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट, जैसे कि अंधेरे का उल्टा होता है रोशनी, ईमानदारी का उल्टा होता है बेईमानी। ऐसे ही आपको बताना है कि जो वर्ड सिक्योर है, जिसका मतलब होता है किसी भी चीज को सुरक्षित रखना, इसका उलट क्या होगा, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा। तो अब आपको इन चारों में से आंसर देना है। तो सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 का मतलब होता है सफल होना। अब सफल होना सुरक्षित रखने का उल्टा नहीं हो सकता, इसका अपोजिट वर्ड या एंटोनिम नहीं हो सकता। अगला वर्ड है सेव। सेव का मतलब होता है सुरक्षित रखना। अब सेव का मतलब सुरक्षित रखना होता है और सिक्योर का मतलब सुरक्षित रखना होता है। इन दोनों का मीनिंग तो एक जैसा हो गया और आपको बताना है अपोजिट मीनिंग। तो अब आपके पास बचते हैं ये दोनों शब्द, ट्रुंडल एंड अटैक। अब आप में से ज्यादातर लोगों को ये लगेगा कि अटैक इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ये भी जानना जरूरी है कि ट्रुंडल का मीनिंग क्या है। अगर आपको ट्रुंडल का मीनिंग क्लियर है तो फिर आप ये कह सकते हैं कि शायद अटैक इसका सही जवाब हो सकता है। तो पहले आइए समझते हैं कि ट्रुंडल का मीनिंग क्या है, ताकि कहीं ये ना हो कि शायद ट्रुंडल ही सही जवाब हो। अब ट्रुंडल का मीनिंग होता है धीरे धीरे घसीट कर चलना। स्टूडेंट्स ट्रुंडल को और थोड़ा बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, ट्रुंडल का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम ये कहते हैं कि कोई ऐसी चीज जिसमें पहिए लगे हुए हैं और वो चीज उन पहियों की वजह से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है या लुढ़क रही है या आगे चल रही है। एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई ट्रक होता है और ट्रक के ऊपर अगर वजन लाद दिया जाए, बहुत सारा वजन रख दिया जाए, तो वो ट्रक के पहिए धीरे धीरे आगे जाएंगे, धीरे धीरे घूमेंगे और इतना धीरे धीरे घूमेंगे कि आप पैदल चलते हुए भी उस ट्रक को पीछे छोड़ सकते हैं। तो इस प्रोसेस को आप कहते हैं ट्रुंडल। एक और एग्जांपल अगर मैं दूं कि अगर आप किसी मॉल में गए हो शॉपिंग करने के लिए, वहां पे एक शॉपिंग ट्रॉले है जहां पे आपने बहुत सारा सामान शॉपिंग का उस ट्रॉले में रखा। अब आप उस ट्रॉले को लेके धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, मतलब उसके पहिए धीरे धीरे घूम रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रुंडल। ट्रुंडल का एक मीनिंग और होता है जब कोई व्यक्ति किसी बीमारी के कारण या बूढ़े होने की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से लाठी का सहारा लेते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े, ट्रुंडल। अगर किसी व्यक्ति ने बहुत खाना खा लिया हो और पेट पे रखकर हाथ रख करके वो धीरे धीरे आगे चल रहा हो, इसको भी ट्रुंडल कहते हैं। तो ये तो मतलब हुआ ट्रुंडल का, और ट्रुंडल इसका अपोजिट नहीं होगा। किसी चीज को अगर आप सुरक्षित रखते हैं, बचा के रखते हैं, तो सही जवाब होता है कि किसी चीज पर आप कर देते हैं हमला। तो सुरक्षित रखने का उल्टा होता है, एंटोनिम होता है अटैक करना। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है जिसमें आपको बताना है कि इस दिए गए सेंटेंस में ये जो दो वर्ड्स को हाईलाइट किया जा रहा है, इस हाईलाइटेड वर्ड की जगह कौन सा सही ऑप्शन होगा। अब सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसके मीनिंग को आप समझेंगे। लिखा हुआ है गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन। फुलिश का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति। तो जो गौरव है वो किसी मूर्ख व्यक्ति की तुलना में अच्छा नहीं है, बल्कि उसके जैसा ही है। तो अब आपको बताना है कि यहां पे जो अंडरलाइन वर्ड है उसकी जगह सही आंसर क्या होगा। अब आपके सामने ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं और इन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन को जानने के लिए आपको थोड़ा सा पहले अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। यहां पर एक वर्ड दिया गया है और वो है देन। और जब भी हमें देन दिया जाता है तो ये बात इससे क्लियर हो जाती है कि हम दो लोगों के बीच में या दो चीजों के बीच में तुलना कर रहे हैं, उनकी क्वालिटीज को लेकर के या किसी और चीज को लेकर के। तो जब दो लोगों के बीच में तुलना की जाती है तो हम देन का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि रोहन मोहन से बेटर है, रोहन इज बेटर देन मोहन। अगर मैं कहूं कि रोहन हाइट में मोहन से ज्यादा है, तो मैं तुलना जब करूंगा तो कहूंगा रोहन इज टॉलर देन मोहन। और अगर मैं कहूं कि रोहन ज्यादा अक्लमंद है मोहन से, तो मैं कहूंगा रोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन मोहन। तो हर बार जब मैं दो लोगों के बीच में तुलना कर रहा हूं तो एक तो मैं देन का इस्तेमाल कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कंपैरेटिव डिग्री का, जैसे गुड बेटर बेस्ट, लाइट लाइटर लाइटेस्ट, डार्क डार्कर डार्केस्ट। तो जब भी हम कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं तो तब किया जाता है जब दो लोगों के बीच में हमें कंपैरिजन करना हो। और इन चारों में से एक ही ऑप्शन है जो कंपैरेटिव डिग्री में है और वो है नो बेटर। तो इसकी जगह सही जवाब होगा नो बेटर। तो गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन। इसका मतलब यह हुआ कि गौरव किसी मूर्ख व्यक्ति से कम नहीं है, उतना ही मूर्ख है जितना कि ये मूर्ख व्यक्ति है। गौरव उतना ही मूर्ख है जितना कि ये व्यक्ति मूर्ख है। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो चाय मैं पी रहा हूं ना यार, ये चाय जो है ना किसी पानी से कम नहीं है, मतलब ये चाय एकदम वैसी ही है जैसे पानी होता है, तो मैं कहूंगा द टी इज नो बेटर देन वाटर।
तो ये तो रहा इस क्वेश्चन का जवाब और इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्ट्स द एरर इन द गिवन सेंटेंस। वो ऑप्शन चुनिए जो दिए गए सेंटेंस में एरर है इसे ठीक करे और सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाए। तो आपको इन चारों ऑप्शंस में से सही ऑप्शन बताना है, लेकिन उसके लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि जो ये क्विक है ये गलत क्यों है और इस किस कारण से गलत है। इसके पीछे के लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझिएगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्विक गलत इसीलिए है क्योंकि क्विक एक एडजेक्टिव्स है, और जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स हमेशा किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं। अब जब ये एडजेक्टिव्स किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आते हैं तो हमेशा ये नाउन और प्रोनाउन की बताते हैं क्वालिटी और इनके बारे में ज्यादा जानकारी देते हैं। इसको और आसान भाषा में समझें तो जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनका काम होता है नाउन या प्रोनाउन के लिए आकर के उनकी क्वालिटी बताना। फॉर एग्जाम्पल, जो भी वर्ड एडजेक्टिव होंगे तो वो कुछ चीजों का जवाब देंगे। जैसे अगर जब भी आपको जवाब देना हो इन क्वेश्चंस का कि कोई चीज कैसी है, किस तरह की है और कितनी है, इनका जवाब देने के लिए बने हैं एडजेक्टिव्स। और एडजेक्टिव्स बने होते हैं नाउन की क्वालिटी बताने के लिए। जैसे अगर मैं कहूं कि रोहन कैसा लड़का है तो आप बोलेंगे बड़ा अक्लमंद लड़का है, तो आप इसे इंग्लिश में कहेंगे इंटेलिजेंट बॉय। तो इंटेलिजेंट ने नाउन बॉय से पहले आकर के बॉय की क्वालिटी बताई, उसके बारे में जानकारी दी। अगर मैं कहूं कि ये घर कैसा है तो आप कहेंगे बिग हाउस, ये घर बड़ा है। तो वर्ड बिग ने नाउन हाउस से पहले आकर के हाउस की क्वालिटी बताई। अगर मैं कहूं कि ये चाय कैसी है तो आप बोलेंगे ये चाय गरम है, गरम माने हॉट, तो आप बोलेंगे हॉट टी। तो टी से पहले हॉट ने आकर के टी की क्वालिटी बताई। तो एडजेक्टिव्स बने होते हैं नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी या डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी क्वालिटी बताने के लिए। अब ऐसे में यहां पर जब एडजेक्टिव क्विक है तो क्विक डेफिनेटली किसके लिए आएगा? ही के लिए आएगा। लेकिन एक ही बात आप बताएं कि यहां पर लिखा हुआ है कैच द बस, हमें बस पकड़नी है, और बस पकड़ने के लिए ही का क्विक होना जरूरी नहीं है, बल्कि क्विक कौन होगा? उसके दौड़ने का तरीका, उसको तेज दौड़ना होगा तभी तो वो बस पकड़ पाएगा। लेकिन यहां पे दौड़ना एक वर्ब है, और किसी भी वर्ब के लिए एडजेक्टिव्स नहीं आते, बल्कि किसी भी वर्ब के लिए आते हैं एडवर्ब्स। अब जब क्विक का इस्तेमाल हमें रन के लिए करना है, लेकिन क्विक तो एडजेक्टिव है, ये तो आ नहीं सकता, तो इसकी जगह क्या आएगा? अब इसकी जगह आएगा एडवर्ब। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से एडवर्ब कौन सा है, लेकिन ये बताने से पहले आप एडवर्ब के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। एडवर्ब्स का मतलब होता है जो ये बताते हो कि कोई काम कैसे किया जाता है। वो शब्द जो ये बताए कि कोई काम कैसे किया जाता है उन्हें आप एडवर्ब्स कहते हैं। और एडवर्ब्स किसके पहले आते हैं? एडवर्ब वर्ब के लिए आते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूं कि रोहन भागता है, तो आप पूछेंगे कैसे भागता है, तो मैं जवाब दूंगा तेजी से भागता है। तो मैं इंग्लिश में कहूंगा रोहन रन्स फास्ट। तो यहां पर जो फास्ट है वो वर्ब रन को क्वालिफाई कर रहा है और उसके दौड़ने का तरीका बता रहा है। अगर मैं कहूं कि रोहन कैसा लिखता है, तो आप कहेंगे सर रोहन तो बहुत खूबसूरती से लिखता है, रोहन राइट्स ब्यूटीफुली। तो यहां पर जो वर्ड ब्यूटीफुली एडवर्ब है वो उसके लिखने का तरीका बता रहा है। तो एडवर्ब्स बने ही होते हैं किसी वर्ब या काम के तरीके को बताने के लिए, इसीलिए इनका इस्तेमाल हमेशा वर्ब के लिए होता है। अब बस को अगर पकड़ना है तो आपको कैसे भागना होगा? तेजी से भागना होगा, और तेजी से भागने के लिए यहां पर वर्ड दिया हुआ है रैपिड और एक वर्ड दिया हुआ है क्विकली। अब क्वाइट एक एडजेक्टिव है, क्वाइट एक एडजेक्टिव है, हमें जरूरत किसकी है? हमें तो एडवर्ब की जरूरत है। क्वाइट आपका गलत जवाब होगा। क्वाइट का मतलब होता है शांत। जैसे कोई जगह कैसी होती है? शांत, तो मैं बोलूंगा क्वाइट प्लेस। रैपिड का मतलब होता है तेजी से, और रैपिड यहां पर एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव है। और अगर ये एडजेक्टिव है तो कुछ ऐसा आप कहेंगे रैपिड ग्रोथ, ग्रोथ माने नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव है तो इसके आगे नाउन आएगा। मैं कहूंगा रैपिड डेवलपमेंट, रैपिड प्रोग्रेस। रैपिड ग्रोथ का मतलब तेजी से होने वाली ग्रोथ, रैपिड डेवलपमेंट का मतलब तेजी से होने वाला डेवलपमेंट, रैपिड प्रोग्रेस का मतलब तेजी से होने वाली प्रोग्रेस। तो चूंकि एडजेक्टिव है तो ये भी गलत जवाब होगा। अब आता है इंसिपिड। इंसिपिड का मतलब होता है एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव है और इसका हिंदी अर्थ होता है कि कोई चीज बेस्वाद है, बोरिंग है। जैसे मैं कहूं कि चाय, ये चाय कैसी है, तो आप बोलेंगे ये चाय इंसिपिड है, इंसिपिड टी। चूंकि ये एडजेक्टिव है तो ये चाय से पहले आएगा। अगर मैं कहूं कि ये खाना कैसा है, तो आप बोलेंगे बड़ा बेस्वाद है, तो आप बोलेंगे इंसिपिड फूड। अगर मैं कहूं कि बातचीत कैसी थी, तो आप बोलेंगे बातचीत बड़ी बोरिंग थी, तो आप बोलेंगे इंसिपिड कन्वर्सेशन। तो सही जवाब है क्विकली, जो कि एक एडवर्ब है और एडवर्ब की ही हमें यहां जरूरत है। तो वो कैसे भागा? वो जल्दी से भागा बस पकड़ने के लिए।
तो ये होगा इसका सही जवाब। कॉन्सेप्ट्स के साथ मैंने कोशिश की इसे समझाने की, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है आपका लास्ट 5वां क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है इस दिए गए वर्ड के लिए सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब समानार्थी शब्द। आपको बताना है कि इन चारों वर्ड्स में से वो कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग इस वर्ड से मैच करता है। अब यहां लिखा हुआ है एक्यूइस्क। एक्यूइस्क का हिंदी मीनिंग होता है सहमति देना या बिना विरोध किए किसी की बात मान लेना। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से आर्ग्यू नहीं करना चाहते, उससे बहस नहीं करना चाहते, क्योंकि हो सकता है शायद वो व्यक्ति हमसे ताकतवर हो, नॉलेज में भी और थोड़ा फिजिकली भी, इसलिए बिना विरोध किए हम उसकी बात मान लेते हैं। तो ये मतलब होता है एक्यूइस्क का। अब आपको बताना है कि इन चारों में से उसका सिनोनिम क्या होगा। तो आइए देखते हैं पहला वर्ड है डेजिस्ट, और डेजिस्ट का मतलब होता है रोक देना, रुक जाना या छोड़ देना। इसका मतलब इसका मतलब समझिएगा, जब भी हम ये वर्ड डेजिस्ट का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति को हम कोई आदेश देके या चेतावनी देके कोई काम करने से रोक देते हैं। हम कह देते हैं कि अब तुम ये काम नहीं करोगे, और या वो व्यक्ति खुद अपनी समझदारी से उस काम को रोक देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है और जब वो बीमार पड़ता है तो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर उसको साफ साफ मना कर देता है कि अब तुम स्मोकिंग नहीं करोगे। इसे कहते हैं डेजिस्ट। अगर बच्चे क्लास में शोर मचा रहे हैं तो टीचर उन्हें शोर मचाने से रोक देगा और डांटेगा कि अब शोर नहीं मचाना है आप लोगों को, तो इसे कहते हैं डेजिस्ट। तो जब किसी इंसान को कोई काम करने से रोक दिया जाता है तो इसे कहा जाता है डेजिस्ट। अगला वर्ड है सीज। सीज का मतलब होता है बंद कर देना या समाप्त कर देना। इसका मीनिंग भी कुछ डेजिस्ट के साथ मिलता जुलता है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो सीज है वो डेजिस्ट के जैसा है। अब सीज का मतलब होता है किसी इंसान को कोई काम करने से रोकना नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है कि कोई प्रक्रिया, किसी प्रोसेस का, किसी ऑपरेशन का चलने को रोक देना। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा था लेकिन स्ट्राइक की वजह से प्रोडक्शन को रोकना पड़ गया, तो ये एग्जाम्पल होगा सीज का। तो मैं कहूंगा सीज द प्रोडक्शन। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा था, कुछ मुजरिम थे, वो पुलिस की कैद से भाग करके जंगल में चले जाते हैं, तो एक ऑपरेशन चलाया जाता है उन्हें पकड़ने के लिए, और वो ऑपरेशन 3-4 दिन चलता है, और जब वो पकड़ में नहीं आते हैं तो उस ऑपरेशन को रोक दिया जाता है। तो ये एग्जांपल है सीज का। तो मैं कहूंगा सीज द ऑपरेशन। मान के चलिए 2 देशों के बीच में फायरिंग रुक चुकी है, और अगर फायरिंग रुक चुकी है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस जो चल रही थी, अगर वो रुक गई है, तो मैं इसे कहूंगा सीज फायर। और ये तो आपने कई बार सुना भी होगा अखबारों में और न्यूज चैनल्स के थ्रू। अब अगला वर्ड आता है थ्वाट, और थ्वाट का मतलब होता है नाकाम कर देना या विफल कर देना। इसका मतलब भी सीज और डेजिस्ट की तरह है कि किसी भी चीज को आप नाकाम कर देते हैं या विफल कर देते हैं। जैसे कि उन्होंने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, मैंने उनका अटैक नाकाम कर दिया। वो मेरे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनका षड्यंत्र मैंने नाकाम कर दिया। तो कुल मिला के कुछ वो गलत करने वाले थे, मैंने उन्हें रोक दिया। तो इन तीनों का ही मीनिंग बिल्कुल एक जैसा है, लेकिन इन तीनों का मीनिंग इस मीनिंग के साथ मैच नहीं करता है। यहां पर बात हो रही है किसी के साथ सहमत होने की, एग्री होने की, और यहां बात हो रही है किसी प्रोसेस को या किसी इंसान को या किसी हमले को रोक देने की। अब ऐसे में सही जवाब है कॉन्कर। अब कॉन्कर का मतलब होता है सहमति देना, और हमें बताना था सिनोनिम, और सही जवाब होगा कॉन्कर। मैं उम्मीद करता हूं कि ये 5 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और हम मिलेंगे अब अपने जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।